प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा से हम कालजयी लघु कथाएं पढ़ रहे हैं। असगर वजह की कहानियां हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ दो कहानियां थी और इस कक्षा में हम इस पुस्तक के संपादक का श्री बलराम की लघु कथाएं पढ़ें। उनके 3 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। बलराम पुस्तक के संपादक हैं। ये जो कालजयी लघु कथाएं नामक पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, इसके संपादक हैं बलराम। उनके 3 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं। बलराम का परिचय आप यहाँ देख सकते हैं और उनका परिचय सिर्फ इतना ही दिया गया है। कानपुर में 15 नवंबर सन 1951 को उनका जन्म हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां हैं कलम हुए हाथ, गोवा में तुम कहानी है, मृगजल लघु कथा, जननी जन्मभूमि उपन्यास है, माफ करना यार संस्मरण, मेरा कथा समय, लोक और इतिहास आलोचना आदि। विश्व लघु कथा कोश का संपादन इन्होंने किया। साहित्य भूषण सम्मान, साहित्यकार सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान और शताब्दी सम्मान आदि इनको प्राप्त हुए सम्मानों के नाम। तो बलराम जी हिंदी के लघु कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इंटरनेट पर खोजे तो आपको एक और बलराम मिल जाएंगे, बलराम अग्रवाल भी तो लघु कथाकार ही है। गद्य कोश में उनकी रचनाओं का परिचय मिलता है, उनकी रचनाएं भी मिलती हैं, तो उनका परिचय भी है, लेकिन वे बलराम अग्रवाल अलग हैं। वे भी तो लघु कथाकार ही हैं, लेकिन ये बलराम तो ये अलग है। इनकी 3 लघु कथाएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है और उनमें से एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है दूसरी गुलामी। ये पहली कहानी है। उसके बाद दूसरी कहानी है माध्यम और तीसरी कहानी है आदमी। तो ये 3 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं और उनमें से पहली कहानी है दूसरी गुलामी। भले ही हम इसे लघु कथा के नाम से जानते हैं, तो स्वयं संपादक बलराम ने अपनी इस पुस्तक में तो इसे लघु कथा के रूप में संग्रहित किया है, लेकिन ये 2 पृष्ठों पर है, तो एक पैराग्राफ नहीं। इससे पहले असगर वजाहत की कहानियां हम देख चुके हैं, तो जहां एक पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ में वो कहानियां समाप्त हुई थी। यहाँ पर 2 पृष्ठों में लगभग 3 या 4 पैराग्राफ में ये कहानी लिखी गई है। सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। शीर्षक दिया गया है इस कहानी का दूसरी गुलामी। और यहाँ पहले पैराग्राफ में लघु कहानी के संबंध में ही तो वो कह रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ से कहानी शुरू होती है। तो पहले कहानी हम पढ़े। ये कथा दुनिया के उस देश की है जिसे भारत कहते हैं, भारतवर्ष। मगर पड़ोसी देश और वहां से आकर इस देश में बस गए लोग इसे हिंद कहते हैं, हिंदुस्तान, जिसकी प्रमुख भाषा हिंदी है। यूरोपीय व्यापारियों ने इसे पहले तो अपनी सुविधा के लिए हिंद से हिंदिया और फिर इंडिया बना लिया और उनकी तर्ज पर अब लगभग सारी दुनिया इसे इंडिया ही कहती समझती है। इसके राज चिन्ह में भी इंडिया ही छपता है, मगर राजनीति का तकाजा है तो देश की प्रमुख लिपि में उस पर भारत भी दर्ज कर दिया गया है। बहरहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए ये कथा दुनिया की सबसे बड़ी कथा है, लेकिन लघु कथा है, इसलिए आकार में जरा छोटी। राजधानी में घटी उस घटना को देश के सबसे बड़े अखबार ने छापा था, जिसे उस अखबार के सबसे बड़े पत्रकार ने कुछ यूं लिखा था। पहले एक पैराग्राफ में देश का परिचय देते हैं लेखक का, और फिर लघु कथा का परिचय देते हैं और यहाँ एक पीठिका बांधते हैं, एक इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी कहानी के लिए। तो एक छोटी सी कहानी के लिए, लघु कहानी में तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं रहती, तो फिर भी लघु कथा का परिचय देते हुए वो कहते हैं, सबसे पहले देश का परिचय देते हैं। तो इस देश का नाम हम तो भारत कहते हैं, लेकिन इंडिया नाम कैसे आया, तो इस संबंध में वो कहते हैं ये कथा दुनिया के उस देश की है जिसे भारत कहते हैं, भारतवर्ष। मगर पड़ोसी देश
और वहां से आकर इस देश में बस गए लोग से हिंद कहते हैं। ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾन ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ। हिंदुस्तान जिसकी प्रमुख भाषा हिंदी है। यूरोपीय व्यापारियों ने इसे पहले तो अपनी सुविधा के लिए हिंद से हिंदिया, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು यूरोप ನಲ್ಲಿ, और फिर इंडिया बना दिया। इंडिया शब्द का ही वह इंडिका और उसके बाद इंडिया शब्द बना, और उनकी तर्ज पर अब लगभग सारी दुनिया से इंडिया ही कहती समझती है। इसके राज चिन्ह में भी इंडिया ही छपता है, मगर राजनीति का तकाजा है तो देश की प्रमुख लिपि में उस पर भारत भी दर्ज कर दिया गया है। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು। ಪರದೇಶಗಳು ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ರಾಜ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ। ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ದೇಶದ अस्मिತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ, देश की अस्मिता का प्रश्न जब उठता है तब हम इस देश को इंडिया नहीं मानते, इस देश को भारत कहते हैं, और इसके भारत शब्द भी आज उपयुक्त है। बहरहाल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजाप्रभुत्व। इसलिए तो ये कथा दुनिया की सबसे बड़ी कथा, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत का, और इसलिए ये सबसे बड़ी कथा है, लेकिन लघु कथा है। लेखक यहाँ बड़ी मार्मिकता से कहते हैं कि ये सबसे बड़ी कथा है लेकिन लघु कथा है, इसलिए आकार में जरा छोटी है। राजधानी, हमारी राजधानी है दिल्ली। राजधानी में घटी इस घटना को देश के सबसे बड़े अखबार ने छापा था, तो जिसे उस अखबार के सबसे बड़े पत्रकार ने कुछ यूं लिखा था। ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು। ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಕಾರ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, जिसे उस अखबार के सबसे बड़े पत्रकार ने कुछ यूं लिखा था। तो कहानी यहां से शुरू होती है, दूसरे पैराग्राफ से। वह एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, आजादी के बाद उभरी भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति। वनस्थली विद्यापीठ से निकली और एक धनिक की पत्नी बनी वह स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें उसी की तरह पढ़ी लिखी और संस्कार संपन्न हो। माँ से मिले संस्कारों के कारण उसके बच्चे अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से बड़ा किसी को नहीं समझते। उनके पिता भी इसीलिए पूज्य हैं कि वे उनकी माँ के पूज्य हैं, और इसलिए दादा दादी और नाना नानी भी। दादा दादी सुबह शाम वंदे मातरम का पाठ करते तो साथ में बच्चे भी होते, स्त्री और पतिदेव तो होते ही होते। इस पैराग्राफ में लेखक ये कहते हैं, कहानी का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह एक पढ़ी लिखी स्त्री थी। एक स्त्री यहाँ नायिका के रूप में है, और वो पढ़ी लिखी भी है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। आजादी के बाद उभरी भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति। आजादी के बाद के भारत में उसका जन्म हुआ था। एक भारतीय स्त्री है, लेकिन आजादी से पहले के भारत में जन्मी नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्र भारत, जिसका लोकतंत्र अब स्थापित हो गया है, संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्रात्मक भारत में जन्मी आधुनिक पढ़ी लिखी भारतीय स्त्री। और भारतीय स्त्री यहाँ लेखक विशेष रूप से इस नाम से पहचान रहे हैं कि वो भारतीय स्त्री है, आजादी के बाद उभरी भारतीय स्त्री की प्रतिमूर्ति, अर्थात वो इमेज है, एक मॉडल है। इस संदर्भ में मॉडल का मतलब है यहाँ भारतीय स्त्री के रूप में वह जानी जाती है, देखी जाती है। वनस्थली विद्यापीठ से निकली, उसने ग्रेजुएशन किया था, अपनी डिग्री अथवा पदवी प्राप्त की थी वनस्थली विद्यापीठ से, और एक धनिक की पत्नी बनी। ये वनस्थली ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ವಿವಾಹವಾಗ್ತದೆ। एक धनिक के साथ उसकी शादी होती है, उसका विवाह हो जाता है, वह धनिक की पत्नी बन जाती है।
और वह स्त्री चाहती है कि उसकी संतानें उसी की तरह पढ़ी लिखी और संस्कार संपन्न हो। ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಂತಾನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ಓದು ಬರಹ ಕಲಿತು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ अपेक्षे बयके चाहती है कि उसकी संतानें अर्थात उसके बेटे बेटियां भी उसी की तरह पढ़े लिखे हों, संस्कार संपन्न हो। यहाँ संस्कार क्या है? भारतीय संस्कार संपन्न हो, तो वह यही चाहती है। माँ से मिले संस्कारों के कारण उसके बच्चे अपनी माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से बड़ा किसी को नहीं समझते। वह माँ है अब, और उसमें जो संस्कार हैं वो अपने बच्चों को वही संस्कार देती है, और सिर्फ बच्चों को भी उसके संस्कार प्राप्त हैं, मिले हैं माँ से मिले संस्कारों के कारण। ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, मातृभाषा गौरव पड़ता है। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति बच्चों के मन में बड़ा सम्मान भाव है, और ये संस्कार उन्हें अपनी माँ से मिला है। माँ भी अपने मातृभूमि का, अपनी माँ का, अपनी मातृभाषा का सम्मान करती है, और बच्चे भी अपनी माँ के अनुसार ही अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, और उनकी दृष्टि में इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि को स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी बढ़कर मानने वाला वह संस्कार है माँ में और उसके बच्चों में। उनके पिता भी इसलिए पूज्य हैं। ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति ಅಂತ ಹೇಳಿ उनके पिता भी इसलिए पूज्य हैं कि वे उनकी माँ के पूज्य हैं। ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ। ತಾಯಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ। और भारतीय संस्कृति का एक और तथ्य है कि पिता का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि माँ अपने पति का सम्मान करती है, पति को पति देव कहती है, पति देव मानती है, और इस तरह उसका भी सम्मान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो ये सभी तो भारतीय संस्कृति के वे संस्कार हैं, और जिनको वह अच्छी तरह से जानती है अपने बच्चों को भी वही सिखाती है। उनके पिता भी इसलिए पूज्य हैं कि वे उनकी माँ के पूज्य हैं। ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಪತಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೂಜ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ। उनकी माँ के पूज्य हैं, और इसलिए दादा दादी और नाना नानी भी, ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮುತ್ತಾಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ ಭಾವ ಇದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ। दादा दादी सुबह शाम वंदे मातरम का पाठ करते, तो साथ में बच्चे भी होते। ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕಲಿತವರಾಗಿದ್ರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದವರಾಗಿದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತಹ ಭಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। वंदे मातरम का पाठ करते थे दादा दादी सुबह और शाम, और उनके साथ बच्चे भी होते। स्त्री और पतिदेव तो होते ही होते, अर्थात वो स्त्री बच्चों की माँ अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ बैठकर वंदे मातरम का गायन करती। तो इस तरह एक सुसंस्कृत परिवार था। आधुनिकता, आजादी के बाद के भारत में तो इस परिवार को हम देखते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति के प्रति विशेष आस्था है, सम्मान भाव है। अब तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, कहानी का अगला हिस्सा। दिल्ली में आए उन्हें बमुश्किल 4 महीने हुए थे। बच्चे एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन भोपाल की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। यहाँ दिल्ली में बच्चों के स्कूल में सब कुछ अंग्रेजी में था। आपसी वार्तालाप तक का अंग्रेजी में, हिंदी बोलने पर सख्त पाबंदी, प्रार्थना तक अंग्रेजी में होती। बच्चों ने माँ से इसकी शिकायत की, मगर किसी और स्कूल के अभाव में वह कुछ कर न पाई।
दूसरा, दिल्ली में बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के बाद उनकी समस्या यह थी कि वहाँ हिंदी के बदले सब कुछ अंग्रेजी में होता था। सभी व्यवहार अंग्रेजी में हुआ करते थे, पढ़ाई भी अंग्रेजी में, वार्तालाप भी अंग्रेजी में। हिंदी बोलने पर पाबंदी लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो भी सख्त पाबंदी। प्रार्थना भी अंग्रेजी में होती थी। माँ से बच्चों ने शिकायत की, लेकिन किसी और स्कूल के अभाव में वह कुछ कर ना पाई। उस स्कूल में उसका छोटा बच्चा मुश्किल से 1 महीने पढ़ा होगा कि एक हादसा हो गया। प्रार्थना कराने वाला लड़का स्कूल नहीं पहुंच सका। अध्यापक परेशान होने लगे कि तभी न जाने किस अज्ञात प्रेरणा और आवेग के वशीभूत उस स्त्री का बेटा प्रार्थना कराने वाले लड़के की जगह जा खड़ा हुआ और वंदे मातरम का सस्वर पाठ कर गया, आंख मूंद कर। अचानक ऐसी घटना हो गई स्कूल में। उस स्कूल में उसका छोटा बच्चा मुश्किल से 1 महीने पड़ा होगा, अभी उसके दाखिल हुए 1 ही महीना बीता था कि एक हादसा, हादसा का मतलब है दुर्घटना, हो गई। प्रार्थना कराने वाला लड़का स्कूल में जो सामान्य रूप से प्रतिदिन ना जो लड़का प्रार्थना करता था, तो वो नहीं आ पाया। अध्यापक परेशान हो गए और तभी न जाने तो उस लड़के में जो एक अज्ञात प्रेरणा जाग उठी, एक ऐसा आवेग आ गया और उस आवेग के वशीभूत होकर उस स्त्री का बेटा प्रार्थना कराने वाले लड़के की जगह जा खड़ा हो गया और वंदे मातरम का सस्वर अत्यंत सुरीले स्वर से पाठ कर गया। आंखें मूंद कर तल्लीनता से तो वंदे मातरम का गायन किया। अध्यापक हतप्रभ, बच्चे सन्न और प्रिंसिपल मारे क्रोध के आग बबूला। इतने प्रतिष्ठित स्कूल का विधान उस ब्लडी की वजह से टूट गया। पहली बार प्रिंसिपल के संकेत पर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए, लेकिन उस रैस्कल को वहीं रोक लिया गया। प्रिंसिपल ने उसे रस्टिकेट कर देने की सजा का फैसला नहीं किया, अपमानित करने का भी इंतजाम कर दिया। नाई को बुलाकर उसके सिर के बाल साफ करा दिए, फिर माँ को फोन कर बुलाया और उसके साथ उसे घर भेज दिया। अध्यापक हतप्रभ हो गए थे, अर्थात बच्चे का ये वंदे मातरम का गायन सुनकर अध्यापक का अचंभे में थे, आश्चर्य में थे। तो उन सबने इसका अंदाज नहीं लगाया था। बच्चे सन्न, स्तब्ध और प्रिंसिपल क्रोध से तमतमा रहे थे, मारे क्रोध के आग बबूला हो उठे थे। इतने प्रतिष्ठित स्कूल का विधान उस ब्लडी की, हाँ ब्लडी तो उस लड़के के प्रति तो उनके मन में उठी गाली है, तो उस ब्लडी की वजह से टूट गया। पहली बार तो प्रिंसिपल के संकेत पर सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए, लेकिन उस रैस्कल को तो प्रिंसिपल उस लड़के को ब्लडी, रैस्कल आदि नामों से गाली दे रहे थे और उस लड़के को वहीं रोक लिया गया। प्रिंसिपल ने उसे रस्टिकेट कर देने की सजा का फैसला ही नहीं किया, अपमानित करने का भी इंतजाम कर दिया। प्रिंसिपल ने तो उसे स्कूल से निकाल देने का विचार किया और उसके साथ साथ उसके अपमान का भी इंतजाम कर दिया। नाई को बुलाकर, नाई का मतलब है हजामत करने वाला, हजाम, नाई को बुलाकर उसके सिर के बाल साफ करा दिए, उसके सिर का मुंडन करा दिया। फिर माँ को फोन कर बुलाया और उसके साथ उसे घर भेज दिया। ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಲಾಯಿತು, ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ अपमानिಸಲಾಗಿತ್ತು। फिर माँ को बुलाकर उसके साथ उसे घर भेज दिया गया। घर आकर माँ को सारा वृत्तांत सुनाते हुए बच्चे ने पूछा, माँ मेरा कसूर क्या है? ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ತನಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो माँ से तो उसने वह सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ और उसके बाद बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? कसूर तेरा नहीं मेरा है बेटे, मैं समझती थी कि हम आजाद हैं, गलती तुम्हारी नहीं है बेटे, तो मेरी है गलती। तो मैं तो यही सोच रही थी, यही समझ रही थी कि हम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो क्या हम गुलाम हैं माँ? बच्चे ने पूछ लिया। ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? हाँ बेटे, ये दूसरी गुलामी है। बिना अपराध अपमानित हुए बच्चे को छाती में भींचते हुए माँ ने कहा, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾ ಬೇಟೆ, ಯೇ ದೂಸರಿ ಗುಲಾಮಿ ಹೈ।
तो पहली गुलामी जो अंग्रेज यहाँ थे तो उस वक्त तो हम उनके गुलाम थे, हम सीधे उनके गुलाम थे, लेकिन आज अंग्रेजों की गुलामी समाप्त हो गई, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी अभी चल रही है। बिना अपराध अपमानित हुए बच्चे को छाती में भेजते हुए मां ने कहा, और राष्ट्रीय महिला समिति की आकस्मिक मीटिंग बुलाने के लिए सदस्यों को फोन करने में जुट गई। उसका अपना कर्तव्य था, वो राष्ट्रीय महिला समिति की सदस्य थी और वहां एक मीटिंग बुलाना चाहती थी। सदस्यों को वो फोन करने लगी। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि यहाँ स्कूल में जो घटना होती है तो उस घटना को हम जानते हैं कि बच्चा वहाँ हिंदी में बोलता है और वंदे मातरम का गीत गाता है, लेकिन वो एक सॉफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ अंग्रेजी को छोड़कर किसी और भाषा में बोलना अपराध माना जाता है। बच्चों पर ये पाबंदी लगी है। और यहाँ माँ से प्रश्न करता है बच्चा कि इसमें मेरा अपराध क्या था, मेरा कसूर क्या था, मेरी गलती क्या थी। लेकिन वो माँ उसे समझाती है, बेटे तो इसमें मेरी गलती है, तेरी नहीं। मैं तो यही समझती थी कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली है। लेकिन आज मुझे पता चला है अंग्रेजों से हमें आजादी जरूर मिली है, लेकिन अंग्रेजी से हमें आजादी नहीं मिली है। तो ये दूसरी गुलामी है। तो इस तरह बिना किसी अपराध के बच्चे को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, उसे अपमानित किया गया, उसके सिर मुड़ाया गया और स्कूल से उसे बाहर कर दिया गया। तो ये आज भी हमारे देश में चलता है। तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती रहती हैं। तो जो अपने आप को बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित मानते हैं तो एक ऐसे स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं और वहाँ अंग्रेजी को छोड़कर किसी और भाषा में बोलना भी मना है। और देश की इस दशा के संबंध में लेखक ने अपनी इस कहानी में व्यंग्य किया है। और इस कहानी में वो यही कहते हैं कि अंग्रेजों से हमारी मुक्ति मिल गई, अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन अंग्रेजी की गुलामी अभी चल रही है और यह तो दूसरी गुलामी है। कहानी आप समझ चुके हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं है। तो प्रतिष्ठित परिवार वाले अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में जो दाखिला कराते हैं और वहाँ अंग्रेजी को छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर किसी और भाषा में बच्चे बोले, और तब तो उनको झिड़का जाता है, उनको दंड दिया जाता है। हर कहीं कॉन्वेंट स्कूल में अथवा ऐसे स्कूल में कुछ समय तक ये चलता था, लेकिन आज समय कुछ बदल गया लगता है। लेकिन एक समय तक का तो ये चलता था। तो लेखक यहाँ अंग्रेजी की इस गुलामी के संबंध में व्यंग्य कर रहे हैं। धन्यवाद।